महिमा आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आ रही हूँ जो हमारे व्याकरण में, संस्कृत के व्याकरण में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैं सोचती हूँ शायद वो क्लास 5 से शुरू होकर 10th तक सभी क्लासेस में वो क्वेश्चन, पेपर में क्वेश्चन आता है और जिसको सीखने से आप बहुत कुछ व्याकरण सीख जाते हैं। और दूसरी तरीके से, दूसरी भाषा में बोलूं तो उसको सीखने के लिए, उस क्वेश्चन को सीखने के लिए हमें पूरी व्याकरण को देखना पड़ता है और समझना पड़ता है। और जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है संशोधनम कार्यम। संशोधन कार्यम, संशोधन कार्यम का मतलब बच्चों क्या होता है? संशोधन कार्य का मतलब होता है एक वाक्य में कहीं ना कहीं एक एरर होता है, एक मिस्टेक होती है या एक अशुद्धि होती है, राइट? उस अशुद्धि को हमें अंडरलाइन वर्ड मिलता है जिसे हमें सही करना होता है और हमें उस एरर शब्द को सही करने के लिए, उस अशुद्ध शब्द को सही करने के लिए हमें व्याकरण की तरफ मुड़ना पड़ता है, क्योंकि हम तभी उस अशुद्ध शब्द को सही कर पाएंगे जब हम व्याकरण को सीखेंगे या संस्कृत की व्याकरण को पढ़ेंगे, राइट? तो संशोधन का मतलब होता है अशुद्ध शब्द को संशोधन, शोधन करना यानी अशुद्ध शब्द को शुद्ध करना। अशुद्ध शब्द को, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, ये संशोधन कार्य कहलाता है, राइट? अब हम क्या करते हैं, अब हमें इस अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करने के लिए हमें नियम दिए जाते हैं जो संस्कृत के व्याकरण के नियम हैं। अब हमारे पास इस टॉपिक को सीखने के लिए हमारे पास बहुत नियम होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। तो निम्न नियमों का पालन करते हुए, निम्न नियमों का पालन करते हुए हम इस अशुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं, इस अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं, करते हुए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से नियम हैं उसको, बच्चे हमारे पास एक नियम नहीं है, हमारे पास बहुत सारे नियम आते हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। जैसे पहला नियम मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये हर क्लास में आता है और लगभग 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, या छोटी क्लासेस में तो ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको सीखने के लिए हम नियमानुसार देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें सीखना पड़ेगा वचन। हमारे पास कौन सी मिस्टेक्स आती हैं? वचन संबंधी अशुद्धियां आती है। वचन संबंधी अशुद्धियां। अशुद्धियों को शुद्ध करना, वचन संबंधी शुद्धियां कैसे होती हैं, इसको सीखने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। कुछ आपको बातें समझाऊंगी जो आपको, बहुत से बच्चों को, 10th क्लास वाले बच्चों को आती होंगी, लेकिन 5th और 6th वाले बच्चों के लिए भी समझना बहुत जरूरी है, तो मैं उसे भी समझा रही हूँ। बिल्कुल मैं आपको रूट से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों। तो सबसे वचन संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक नियम, एक हम आपको बताते हैं कौन सा, कि एक हमेशा एक वचन में ही जाता है। एक हमेशा एक वचन में ही रखा जाता है।
रखा जाता है या रहता है, एक वचन में ही रहता है। अब हम ये भी लिख सकते हैं एक वचन में ही रखा जा सकता है। रखा जाता है। जैसे हम बोले, जैसे एक वचन में एकः बालकः, अब ये एक है तो इसलिए एक बालकः आएगा, क्योंकि बालकः भी एक वचन है। एकः बालकः गच्छति, ये एक वचन में ही चलेगा। एक कभी भी द्विवचन या बहुवचन में नहीं जाएगा। दूसरा हमारे पास एक पॉइंट आता है कि द्वे मतलब दो, दो हमेशा द्विवचन में ही रहता है, में ही रहता है। जैसे द्वौ बालकौ, द्वौ बालकौ गच्छतः। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो तीसरा, तीन या उससे अधिक जो अंक होते हैं, त्रि या तीन से अधिक अंक, हमेशा किसमें आते हैं? बहुवचन में जाते हैं। जैसे जैसे हम बोले, हम बात कर लेते हैं चतुरः बालकः, बालकाः गच्छन्ति। राइट, तो हमने ये देखा कि एक हमेशा एक में आया और द्वि हमेशा दो में आता है, और दो यानी द्विवचन में आता है। एक हमेशा एक वचन में रखा जाता है, द्वि हमेशा द्विवचन में रखा जाता है, और तीन हमेशा बहुवचन में जाता है। और जो हमारा इसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारे पास, जैसे अगर हम बोलें कि एक के साथ हमने बालका लगाया, द्वे के साथ हमने बालकौ लगाया, और चतुरः के साथ हमने बालकाः लगाया। ये क्यों लगाया और कैसे लगाया, जरा मैं इस और भी चलती हूँ बच्चों, आपको बताना चाहती हूँ। इसको सीखने के लिए हमारे पास क्या होगा, हमें सीखने के लिए जाना पड़ेगा क्रिया की तरफ। अब मैं आपको क्रिया संबंधी अशुद्धियों की ओर लेके चलती हूँ। दो नियम सिखाने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी और समझाने की कोशिश करूंगी। अब हमने ये सीखा, अब मैं आपको सेकंड में ले चलती हूँ, क्रिया संबंधी अशुद्धियां। कौन सी होती हैं क्रिया संबंधी अशुद्धियां, भी बता दूं कौन सी होती हैं। हमारे पास क्रिया संबंधी अशुद्धियां जैसे आती हैं, इसको क्रिया संबंधी अशुद्धि को सीखने के लिए और हमें ये सीखने के लिए कि एक के साथ हमने बालक लगाया, दो के साथ हमने बालको लगाया, और बहुवचन के साथ हमने बालका लगाया, तो हमें एक और आगे चलना पड़ेगा, एक स्टेप क्रिया संबंधी की तरफ चलना पड़ेगा। और इसको सीखने के लिए मैं आपको एक चार्ट बनाती हूँ, जिसमें चार्ट में आपको एक चार्ट बनाती हूँ और बताती हूँ ये एक वचन, बच्चों ये द्विवचन, और यहाँ लेके चलती हूँ बहुवचन। ये चार्ट बन रहा है हमारा, है ना। इधर हमारा आता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
उत्तम पुरुष। हम देखते हैं कि एक वचन, अब सबसे पहले हमारा जो प्रथम पुरुष होता है वो आपको पता होगा, प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, यानी वो सह भी हो सकता है, सा भी हो सकता है और वो तत् भी हो सकता है। ये भी आपको पता होगा बच्चों। सह जो आता है पुल्लिंग के लिए आता है, सा स्त्रीलिंग के लिए आता है और पुल्लिंग के लिए आता है, और सा स्त्रीलिंग के लिए आता है, और तत् जो है नपुंसकलिंग के लिए आता है। तत् जो आता है नपुंसकलिंग के लिए आता है, राइट। तो इसी तरह से ये एक वचन है, स, सा और तत्। अगर हम स का द्विवचन जाते हैं तो ये आता है तौ। सा का द्विवचन लेते हैं तो ते, और तत् का द्विवचन लेते हैं वो भी ते आता है। यानी ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। ये एक वचन है और ये द्विवचन है, राइट। अब इसी तरह से स, तौ और बहुवचन इसका क्या होता है, पुल्लिंग का बहुवचन होता है ते, स्त्रीलिंग का बहुवचन होता है ता और नपुंसकलिंग का बहुवचन होता है तानी, राइट। तो ते हुआ पुल्लिंग, ताहा हुआ स्त्रीलिंग और तानी हुआ नपुंसकलिंग, राइट। तो ये हमारा हुआ प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है तुम को बोलते हैं त्वम। ये हमारा बच्चों, इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जैसे प्रथम पुरुष में आया, मध्यम पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सेम रहता है, एक समान रहता है। सह का मतलब होता है, मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे, इस सह का मतलब होता है वह, ठीक है। इस त्वम का मतलब होता है तुम, और त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन, राइट। अब ये हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में सेम रहता है, इसलिए हमने वन टाइम लिखा है, राइट। तीसरा हमारे पास उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब होता है मैं, यानी प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रथम पुरुष, सॉरी, हाँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष। तो प्रथम, अब तुम में क्या होता है, इसका होता है अहम, आवाम और वयम। अहम मैं, इसका हमारा ये मैं, एक वचन में अहम बोलते हैं, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम बोलते हैं, राइट। एक हमारे पास हमने ये चार्ट बनाया और एक चार्ट हम बनाते हैं पठ धातु का। एक हम बनाते हैं पठ धातु। अब एक चार्ट हमारा ये बना, क्रिया संबंधी में हमने एक ये चार्ट बनाया, और दूसरा हम बनाते हैं पठ धातु लट लकार। इसमें भी हम बिल्कुल वही सेम लिखते हैं। इसका सेम लिखने के बाद हमारे पास क्या आता है, वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ओके। और इसमें हमारा ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। जैसा आपने यहां देखा था, देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इधर भी आपने क्या था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी तरह इसका चलता है। और पठ धातु के अब हम रूप लिखते हैं, कौन सा, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि,
पठावः, पठामः। राइट। अब देखिए ये दो चार्ट है। आपको मैंने ऊपर बताया था, कैसे बताया था ऊपर, कि हमें हमें क्या सीखना पड़ेगा, हमें इस क्रिया संबंधी मिस्टेक को, क्रिया संबंधी अशुद्धि को देखने के लिए हमें ये दो चार्ट लेने बहुत जरूरी है, जहां से हमें एक वचन, जैसे हमारा अगर यहाँ एक वचन स है और हमारी यहाँ पे क्रिया जो है वो बहुवचन की, हमारे पास क्रिया जो ये लिखी हुई है, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ, व्यू में चलती, थोड़ा सा इधर आपको ये व्यू में लेके थोड़ा स्मॉल करती हूँ, तब आपको बताती हूँ। देखिए अब आप देख रहे होंगे बच्चों, ये आपने देखा, ये देखिए अब आपके पास ये दो चार्ट है। राइट। ये दो जो चार्ट है वो स एक वचन का है, सा एक वचन का, तत् एक वचन का है। स पुल्लिंग, सा स्त्रीलिंग और तत् नपुंसकलिंग। अब ये देखिए, अगर हमारा कर्ता, ये कर्ता, ये चार्ट हमारा किसके लिए आता है, कर्ता के लिए आता है। ये हमारा चार्ट कर्ता के लिए आता है और ये हमारा चार्ट किसके लिए आता है, क्रिया के लिए आता है। तो हमारे पास ये दोनों चार्ट हैं, इन दोनों से अगर हमारा कर्ता एक वचन में होगा, प्रथम पुरुष का एक वचन होगा, तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की लगेगी। अगर हमारा कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन होगा, तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की लगेगी। इस तरह से बहुवचन होगा तो बहुवचन की लगेगी, मध्यम पुरुष बहुवचन होगा तो मध्यम पुरुष बहुवचन की लगेगी, उत्तम पुरुष बहुवचन होगा तो उत्तम पुरुष बहुवचन की लगेगी। जैसा मैंने आपको बताया, ये एकः बालकः, हमने यहाँ देखिए गच्छति लगाया, यहाँ पे एकः बालकः प्रथम पुरुष में है, सह के अंदर आएगा। वह आपको पता है सह सर्वनाम है, आप जानते हैं। अगर हम बालक लिखते हैं, ये देखिए हमने लिखा बालकः, अगर बालक को कोई भी वाक्य दो या तीन बार, या एक बालक खेल रहा है, एक बालक खेल रहा है, बालक पढ़ रहा है, बालक हंस रहा है, तो हम बार बार बालक नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं बालक खेल रहा है, वह खेल कर पढ़ेगा, वह पढ़ रहा है, वह हंस रहा है। तो ये बालक की जगह हमने क्या लगा दिया, वह, और बालक संज्ञा है बच्चों, और ये हमारा सर्वनाम बन जाता है। राइट। तो हमने सर्वनाम, तो हमारे पास ये सर्वनाम है, इसका मतलब बालक भी हमारा प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। राइट। तो हमने प्रथम पुरुष का एक वचन है, जैसे अब एक बालक था तो हमने गच्छति लगाया, दो बालक थे द्विवचन में था तो इसलिए हमने पठतः गच्छतः लगाया, चार बहुवचन में जा रहा था तो इसलिए हमने पठन्ति गच्छति लगाया। राइट। तो ये बच्चे हमारे क्या होती है, इस तरह से हम क्रिया को आपस में पहचानते हैं। ओके। तो जैसे मैं आपको अब यहाँ वाक्य दे रही हूँ, किस प्रकार से अशुद्धियां आती हैं और किस प्रकार हम उस अशुद्धि को दूर करते हैं। जैसे अब आपके पास, मैं यहाँ इसलिए लिखना चाह रही हूँ ताकि आप सामने चार्ट बना हुआ है और सामने चार्ट के आप देख सके। जैसे मैं कोई भी वाक्य आपको देती हूँ, हमने वाक्य दिया कि द्वौ बालकौ, दो बालो लिख लेते हैं, दो बालो यानी दो बच्चे, गच्छन्ति। अब आपका यहाँ पर ये हमारी क्रिया है, क्रिया आप जानते होंगे, ये हमारी क्रिया है। अब ये क्रिया पर अंडरलाइन वर्ड है, यानी हमें क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमारा मिस्टेक कहाँ पे है, उस मिस्टेक को कैसे सही करना है, वो आपका काम होता है। आपको ये नियम मैंने सिखाया कि आपके पास ये नियम है, आप इस चार्ट के अनुसार इस क्रिया के चार्ट को पहचानेंगे और आगे करेंगे। जैसे द्वौ बालकौ गच्छन्ति, यहाँ अंडरलाइन वर्ड है, यानी ये शब्द, ये हमारी क्रिया गलत लगी हुई है। अब हम देखते हैं द्वौ बालकौ, द्वौ हमारा कहाँ है, दो हमारा दो बालक यानी द्विवचन। राइट। अब हमने ये देखे कि द्विवचन है तो क्रिया भी हमारे द्विवचन की लगनी चाहिए, पठतः। लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बेस धातु होती है, बेस धातु के हिसाब से सारी धातुओं को मोल्ड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लगा हुआ है पठतः, तो हमारा यहाँ पे गच्छतः आएगा, पठन्ति नहीं आएगा, पठन्ति तो बहुवचन का होता है, गच्छन्ति बहुवचन का है। तो इसलिए हमारा आएगा, आंसर आएगा द्वौ बालौ गच्छतः।
ओके, आपने एक ये सीखा उदाहरण जैसे, मैं यहाँ लिख देती हूँ जैसे। ठीक, नेक्स्ट अब सेकंड देखो, सेकंड हम बोलते हैं आवाम। आवाम, हमने कहा आवाम खादा खादतः, खादतः। अब यहीं पे क्रिया, अभी हमने आपको केवल क्रिया संबंधी अशुद्धियां दिखा रहे हैं, ये अशुद्धि दिखाई, ये अशुद्धि दिखाई। अब बच्चों देखो यहाँ पे भी ये खादतः पे अंडरलाइन है, तो अब हम देखेंगे ये आवाम कहाँ पे आया है। इस चार्ट के अनुसार आवाम कहाँ पे आया है, उत्तम पुरुष द्विवचन में। अब उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो जो हम इसकी क्रिया लगाएंगे वो भी उत्तम पुरुष द्विवचन की लगाएंगे। आप देखिए यहाँ पे क्रिया किसकी लगी हुई है, पठतः, खादतः। तो यहाँ पे क्रिया किसकी लगी हुई है, प्रथम पुरुष द्विवचन की लगी हुई है। हमें किसकी लगानी है, उत्तम पुरुष द्विवचन की। तो हमारे पास है पठावर। अब हम इसको मोल्ड करेंगे खाद वाली क्रिया में, तो आवाम खादावह, तो हमारा ये वाक्य सही बन गया। अब जैसे मैं एक और उदाहरण आपको देती हूं, मैं देती हूं कि सह बालः लिखति, सॉरी सह बालः, मैंने तो आंसर राइट बता दिया, सह बालः लिखामि। फिर वही देखिए क्रिया हमारे पास गलत है। अब हम देखते हैं ये क्रिया किसकी आई हुई है, लिखामि, उत्तम पुरुष की आई हुई है। उत्तम पुरुष एक वचन की आई है, जबकि हमारा उत्तम पुरुष में कर्ता क्या होना चाहिए, अहम। यहाँ पे कर्ता देखिए अहम नहीं है, कर्ता यहाँ पे कौन सा है, स, यानी प्रथम पुरुष का कौन सा कर्ता है, प्रथम पुरुष का जो है हमारे सामने प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो हमें क्रिया भी किसकी लगानी है, प्रथम पुरुष एक वचन की। तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठती है, तो क्या जाएगा, लिखसी। सह बालः लिखसी, सॉरी लिखती, प्रथम पुरुष है ना, तो लिखती। ये हमारा तरीका होता है कि हमने पहले आपको वचन बताए। वचन में हमने क्या दिखाया आपको, वचन में हमने देखो ये दिखाया कि वचन में हमारे पास ये देखिए वचन में हमने बताया कि एक वचन हमेशा एक वचन में रहता है, द्विवचन द्विवचन में रहता है, और तीन और तीन से अधिक होते हैं वो बहुवचन में जाते हैं। तो हमारे पास ये वचन हमने सीखे, और वचन के अनुसार हम देख रहे हैं कि स एक वचन में आएगा, तौ द्विवचन में आएगा, ते बहुवचन में आएगा। लेकिन साथ में हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी सिखा दिए, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग भी सिखा दिए। अभी हम आपको सिर्फ पुल्लिंग की ओर लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी आपको लिंग नहीं सिखाए हैं। पुल्लिंग की तरफ सॉरी वचन की तरफ वचन सिखाया, अभी हमने लिंग नहीं सिखाए हैं। जब नेक्स्ट स्टेप में लिंग सिखाऊंगी तब आपको सा और तत् का प्रयोग करना बताऊंगी। राइट, अभी हमने क्या सीखा बच्चों, हमने सीखा एक वचन सीखा कि वचन हमारे पास कितने होते हैं, एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। एक हमेशा एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए, और तीन तीन वचन के लिए आता है। इस तरह से हमारी क्रिया की अशुद्धियां आती हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हमने देखा एक बालक के साथ हमने गच्छति लगाया, द्वौ बालकों के साथ हमने गच्छता लगाया, चतुरः बालका के साथ हमने गच्छन्ति लगाया। अब ये यहाँ गच्छति, यहाँ गच्छत और यहाँ गच्छन्ति हमने क्यों लगाया, इसके लिए हम पहुंचे क्रिया की तरफ। यानी ये हमारी क्रिया है, ये हमारी क्रिया है, और ये हमारा कर्ता। इसमें अब मैं एक बार आपको यहाँ शो कर दे रही हूँ, ये हमारा कर्ता है और ये हमारी क्रिया है। राइट, तो हम कर्ता हमारा एक वचन का है, तो क्रिया भी हमारी एक वचन की बनेगी। तो हम ये चलते हैं, और इस तरह से हमने आपको बताया। तो हम दूसरी स्टेप पे आए, हम क्रिया की तरफ आए। क्रिया को सीखने के लिए, क्रिया संबंधी अशुद्धि को सीखने के लिए बच्चों हमें दो चार्ट बनाने पड़े। एक कर्ता का चार्ट बना,
और एक हमारा क्रिया का चार्ट बना। कर्ता में भी हमारे पास बच्चों प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष था, जिसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन था। इसी तरह से क्रिया में भी हमारे पास प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। अब हमने ये दो चार्ट सीखना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5th क्लास के बच्चों, ये बहुत जरूरी है। आपने अगर ये चार्ट 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, अगर आपको ये चार्ट अच्छी तरह से आता है तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको वाक्य बनाने में, क्योंकि बिल्कुल मैथ्स का फंडा है। जैसे मैथ्स के फंडा होते हैं वैसे ही संस्कृत के फंडा होते हैं कि अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की लगानी है, द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की, प्रथम पुरुष द्विवचन ऐसे बहुवचन की, ऐसे ही मध्यम पुरुष, ऐसे ही उत्तम पुरुष की तरफ लगाना है। राइट, तो आपने बच्चों आज अशुद्धि संशोधन में, जिसे अशुद्धि संशोधन भी बोला जाता है और जिसे हम क्या बोलते हैं, हम संशोधन कार्य भी बोलते हैं। संशोधन का कार्य का मतलब होता है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। एक वचन संबंधी होता है, वचन को हम ध्यान करते करते हमारे पास आ जाता है क्रिया। हमने इसलिए क्रिया सीख ली, और क्रिया में हमने बताया, आपको दो चार्ट बताए, एक कर्ता का चार्ट बताया और एक क्रिया का चार्ट बताया। दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाइए और वाक्य को सही करिए। तो बच्चों, मैं आपकी ये क्लास को यहीं पर फिनिश करती हूँ। अभी हमारा संशोधन कार्य नहीं शुरू हुआ है, ये लगभग 6 या 7 क्लासेस में कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी आप ग्रामर सीखना शुरू कर रहे हो, जिसमें आपने कौन से 2 पॉइंट उठाए हैं। हमने कौन से 2 पॉइंट उठाए हैं? हमने 2 पॉइंट उठाए हैं, एक वचन का और एक क्रिया का। दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हम क्रिया की तरफ चलते हैं। अभी आगे आगे हमारे पास बहुत स्टेप्स आएंगे जिसको हमें सीखना है। बच्चों, अब आपको मैंने आज इतना सिखाया है। मैं चाहती हूँ बच्चों कि जो वाक्य मैंने सिखाए हैं, हर बच्चे के पास ग्रामर की बुक होती है, ऐसे वाक्य आपको बहुत सारे मिलेंगे, और आप इन वाक्यों को सीखिए, प्रैक्टिस करिए कि एक वचन में किस तरह से हमें क्रिया एक वचन की डालनी है, मध्यम पुरुष में किस तरह से हमें क्रिया डालनी है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में हमें किस तरह से क्रिया डालनी है। ये सारी चीजें सीखिए और प्रैक्टिस करिए। राइट, जब मैं नेक्स्ट क्लास आपके पास लेके आऊंगी, तब तक आप इसकी पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर मैं आपको थर्ड नियम सिखाऊंगी। तब अगर आपका ये नियम आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, तभी आप थर्ड नियम सीख पाओगे। तो बच्चों, मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप इन दोनों नियमों को अच्छी तरह से पढ़ोगे, समझोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे। राइट, और जब मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगी तो बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना। ओके, तो मैं क्लास को यहीं पर फिनिश करती हूँ, समाप्त करती हूँ, और आगे नेक्स्ट बहुत जल्दी क्लास लेकर आपके सामने आऊँगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा वाक्य और कहना चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी जरूर करिए। राइट, ओके, तो मैं ये क्लास यहीं फिनिश करती हूँ। आगे नेक्स्ट क्लास लेके बहुत जल्दी आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए आपसे गुड बाय। ओके।